ये मामला तो 2015 का है। 1 रुपए किलो चावल जो सरकार लोक लुभावन बांट रही थी, भाजपा की रमन सिंह सरकार, डॉक्टर रमन सिंह सरकार। जी। डॉक्टर रमन सिंह आयुर्वेद के जो है स्नातक हैं, डॉक्टर लिखा जाता है उनको। वो अच्छा। सरकार जो है वो 1 रुपए किलो चावल बांट रही थी, उसमें 36,000 करोड़ का घोटाला। अभी तक जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम किसी ने आरोप लगाया होता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जज, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज या तमिलनाडु के हाई कोर्ट के जज इस तरह के घोटालों बाजों से मिले हुए हैं, तो हो सकता है कि कंटेम्प्ट की नोटिस हो गई होती, किसी ने भाजपा के ही किसी ने फूंक दिया होता कि साहब देखिए तो हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, और वो भी बिना आधार के लगा रहे हैं। अच्छा, रमन सरकार भी इसमें पैरवी कर रही, कपिल सिब्बल भी जो है उसमें रमन सरकार की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। अब ये मामला जो है आपके चीफ जस्टिस के कोर्ट में गया, और चीफ जस्टिस के कोर्ट में जाने के बाद चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ईडी के द्वारा दाखिल मुकदमे पर जो उन्होंने ट्रांसफर के लिए दिया है, जिसमें नान घोटाले मामले की जांच को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सवाल है कि रमन सरकार के समय का घोटाला था, और अगर छत्तीसगढ़ जांच कर रही तो आप क्यों बेचैन है ईडी अपने हाथ में लेने के लिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संवैधानिक पदों पर अधिकारियों की मिलीभगत से उच्च पदस्थ अधिकारी अपने पदों का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आप देख रहे हैं कि ईडी के कार्यशैली पे लगातार अंबेडकर नामा में चर्चा जारी है। जेपी सिंह साहब लगातार बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं। संजीव पांडे भी लगातार इस पर कई एपिसोड में बोल चुके हैं। और इस बार मामला छत्तीसगढ़ से 36,000 रुपए, महज 36,000 करोड़ रुपए। और ये घोटाला है, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला है। इसमें 2 आईएएस ऑफिसर फंसे थे। रमन सिंह सरकार में हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली और ईडी इस मामले की पड़ताल कर रही है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 36,000 करोड़ के छत्तीसगढ़ नान पंखा चला घोटाले गया। में हाई कोर्ट जज आरोपियों की मदद कर रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, किस समय 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह का घोटाला है, कौन कब केस हुआ, कब हाई कोर्ट ने जमानत दी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या है पूरा मामला, समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह अधिवक्ता जेपी सिंह साहब से। लगातार आप अम्बेडकर नामा पे सुन रहे हैं और खूब तरीके से इनको सुन रहे हैं। उन्हीं से ये पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या है मामला सर? सर, ये मामला तो 2015 का है। 1 रुपए किलो चावल जो सरकार लोक लुभावन बांट रही थी, भाजपा की रमन सिंह सरकार, डॉक्टर रमन सिंह सरकार। डॉक्टर जी। रमन सिंह आयुर्वेद के जो है स्नातक हैं, डॉक्टर लिखा जाता है उनको। वो अच्छा। सरकार जो है वो 1 रुपए किलो चावल बांट रही थी, उसमें 36,000 करोड़ का घोटाला। वाह। ये बीजेपी और गवर्नमेंट जब ये थी? बीजेपी की गवर्नमेंट जब थी, ये जी। कार्यकाल में उनके समय का है। अच्छा। अब जब इनको लगा कि ये सरकार इनकी जा रही है, तो इन्होंने आनंद फानंद में 2 आईएएस को वो किया। ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी, ईओडब्ल्यू ने वहां छापा मारा, 3 करोड़ कैश हुआ, 17 लोगों के खिलाफ वहां जो है मतलब एफआईआर हुई, ये सब कांड हुआ। हम्म। लेकिन इस कांड के होने के बाद जब आपका ईओडब्ल्यू ने 15 जून 2015 को आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया, लेकिन जांच का दायरा निचले अधिकारियों तक ही सीमित रखा। जी। चेयरमैन और एमडी की भूमिका की जांच नहीं की गई। हम्म। आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी केंद्रीय कार्मिक विभाग से लेनी होती है, लेकिन राज्य हम्म। सरकार ने इसमें भी देरी की और इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
करने में 2 साल का समय लग गया, क्योंकि 2014 में केंद्र में जो है उनकी सरकार आ गई थी और रमन सिंह की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में थी, तो मतलब डबल इंजन की सरकार थी जब ये जी। घोटाला खुला, जब वो जांच की अनुमति मांगी गई। ईओडब्ल्यू ने 30 नवंबर 2018 को इस मामले में कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और इस चार्जशीट में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के नाम शामिल किए। इन दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालत ने इन्हें खारिज कर दिया। और उस समय ये सरकार इसका बदल चुकी थी। हाँ, इसका एक बैकग्राउंड है। जी, सरकार अब ये हाँ, कांग्रेस सरकार अब में एफआईआर में से। सरकार में एफआईआर हुई थी उन्हीं की सरकार में, रमन सिंह की सरकार में। लेकिन जी। रमन सिंह की सरकार में जो यूएडब्ल्यू की जांच हो रही थी, वो रमन सिंह सरकार को बचाते हुए हो रही थी कि मतलब ऐसे लोगों को रगड़ो अच्छा। जिसमें मतलब रमन सिंह सरकार के लोग, उसमें 2 मंत्रियों का भी नाम सामने आया था कि मतलब कि अच्छा। इसमें संलिप्तता है, लेकिन वो सब ऐसे ही था। अब अच्छा। इसके बाद अब ये भूपेश बघेल की सरकार आ गई। आपके 2015 में के दौरान जब ये सब ईडब्ल्यू की चार्जशीट हुई, ये हुआ, उसके पहले कांग्रेस ने इसे पूरे मध्य उसको छत्तीसगढ़ में इशू बनाया था, नान घोटाले को। हम्म। इसको नान घोटाला संक्षिप्त में कहते हैं। वो जो आपने पूरा नाम लिया ना, उसको अगर आप एक एक अक्षर जोड़ेंगे तो नान हो जाएगा वो। तो जी। नान घोटाला हो गया नागरिक आपूर्ति विभाग का। अब रमन सिंह इनकी सरकार में जब कार्यक्रम शुरू हुआ, मतलब जांच पड़ताल और आगे बढ़ी, तो इन्होंने क्या किया कि जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने सारे अधिकारी जांच वाले बदल दिए। हम्म। आपके ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने हम्म। और बदल दिए। और अब जो जांच होने लगी तो उसमें जो है ये मामला आशंका पैदा हो गई कि वो जो अधिकारी बदले गए हैं, वो अधिकारी जो है वो क्या कहते हैं, ऐसा ना हो कि उनका हाथ रमन सिंह के गले तक पहुंच जाए। हम्म। और फिर वो जो जांच में हुआ कि साहब आईएएस अधिकारी जिनको बलि का बकरा बनाया गया था भाई, जब उनकी तरफ से भी आए, तो अब यहां पर ये मामला हो गया कि काउंटर जो है आरोप लगाने लगे जो है मतलब बीजेपी के लोग कि इस घोटाले में आईएएस अधिकारियों को बचाने में रमन सरकार लगी हुई है। और ये मामला जो है वो क्या कहते हैं, चूंकि जांच में वहां पर था, तो अब उसमें जो है वो सरकार बदलने के बाद ईडी कूद गई और ईडी ने कहा कि जांच स्थानांतरित होना चाहिए हमारे पास, और इसकी सुनवाई जो है वहां नहीं होनी चाहिए, वहां के बाहर होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि आप जांच लेने के लिए क्यों व्याकुल हैं? घोटाला तो रमन सरकार के समय में हुआ है ना। उस समय क्यों नहीं एक्टिव हुआ? भूपेश बघेल की सरकार में तो हुआ नहीं है। तो जब हम्म। घोटाला रमन सरकार के समय में हुआ, तो आप अपने हाथ में जांच लेने के लिए क्यों बेताब हैं? क्यों हम्म। चाहते हैं कि जो है जांच दूसरे जगह चली जाए? मतलब आप जहां हैं वहां तो आप जांच कर ही रहे हैं, जहां आप नहीं है वहां आप ईडी को, सीबीआई को, इनको घुसा दीजिए कि साहब अब इनको जांच मिलनी चाहिए। ये मामला जो है आपका क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये आरोप लगाया गया कि साहब जो वहां के हाई कोर्ट के जजेस हैं, हम्म। वो आरोपियों से मिले हुए हैं हम्म। और आरोपियों की मदद कर रहे हैं। अब ये इनको चिंता हो गई, आरोपी रमन सरकार के समय में है, लेकिन सरकार बदलने की वजह से अब वो जो है वो और बातें जब सामने आ रही हैं, तो उसमें लग रहा है कि जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें से जानबूझ के कुछ लोग बलि का बकरा बनाए गए हैं, इसमें खेल कहीं और है। तो अब ये कहना है कि साहब आरोपियों से हाई कोर्ट के, अब आप ये सोचिए, अभी तक जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम किसी ने आरोप लगाया होता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जज, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज या तमिलनाडु के हाई कोर्ट के जज इस तरह के घोटालोबाजों से मिले हुए हैं, तो हो सकता है कि कंटेम्प्ट की नोटिस हो गई होती, किसी ने भाजपा के ही किसी ने फूंक दिया होता कि साहब देखिए तो हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, और वो भी बिना आधार के लगा रहे हैं। अच्छा, रमन सरकार भी इसमें पैरवी कर रही, कपिल सिब्बल भी जो है उसमें रमन सरकार की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। अब ये मामला जो है आपके चीफ जस्टिस के कोर्ट में गया, और चीफ जस्टिस के कोर्ट में जाने के बाद चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ईडी के द्वारा दाखिल मुकदमे पर जो उन्होंने ट्रांसफर के लिए दिया है, जिसमें नान घोटाले मामले की जांच को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सवाल है कि रमन सरकार के समय का घोटाला था, और अगर छत्तीसगढ़ राज्य जांच कर रही, तो आप क्यों बेचैन है ईडी अपने हाथ में लेने के लिए? आप नहीं खुद ही नहीं, सोचिए कि इसमें। एक सवाल और है कि जब रमन जी सिंह सरकार थी तब ईडी क्यों नहीं पहुंची थी? हाँ, अब लीजिए, यही तो बात है ना।
अंधा बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे। रमन सिंह सरकार थी तो डबल इंजन की सरकार थी, दूध की धुली सरकार थी, तो ईडी को उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। ईडी को इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा था कि भाजपा को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था है। और उस समय यूपीए की सरकार थी, उसने भी नहीं जो है वो क्या कहते हैं, ईडी को 14 के पहले तो यूपीए सरकार थी, 15 में ये सब दाखिल हुआ है। इनकी सरकार आ गई तो ईडी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। और अब जब इन्होंने देखा कि ऐसा ना हो कि इसमें जो है रमन सिंह तक गला पहुंच जाए, तो अब ईडी उसमें कूद पड़ी है। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में सब मामला चल रहा है। लेकिन भूपेश सरकार भी जो है वो कोई जो है मतलब कमजोर सरकार नहीं है, वो लगातार पैरवी कर रही है। कपिल सिब्बल जैसे जो है धाकड़ वकील जो है उसने अपनी तरफ से खड़ा कर रखा है। तो अब ये बहस होने के बाद जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों लोग बंद लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो हमको सौंपे, बंद लिफाफे में। मतलब बंद लिफाफा कल्चर यहाँ फिर शुरू हो गया। सौंपे, हम लोग तब देखेंगे कि इसमें क्या किया जाए क्या न किया जाए, दोनों की रिपोर्ट देखने के बाद। तो अब वहां अभी तक बंद लिफाफा एक तरफा होता था, अब की बात दो तरफा है। क्रक्स ऑफ द पॉइंट ये है। क्यों? क्योंकि इतना पब्लिक डोमेन में चीजें आ गई हैं कि अब जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आपके चटाई के नीचे दबाने या कालीन के नीचे दबाने का मामला बहुत कम है, क्योंकि जो दबाएगा वो सीधे सीधे जनता के क्रिटिसिज्म के दायरे में आ जाएगा और सोशल मीडिया धज्जियां उड़ा करके रख देगी। हालांकि सोशल मीडिया में भी लोगों ने अपने अपने जो है वो बना रखे हैं, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के जो है वो आपके क्या कहते हैं वेबसाइट्स, जिसमें वो काउंटर जो है वो झूठे प्रचार करते हैं। लेकिन पब्लिक जान जाती है कि कौन झूठा प्रचार है कौन सच्चा प्रचार है, इसलिए सोशल मीडिया भक्त लोग कम और ज्ञानी लोग ज्यादा देखते हैं, इसलिए तुरंत उनको समझ में आ जाता है। दूसरी बात, हमने तो कई बार कई चैनल पर कहा कि आप सोशल मीडिया की किसी बात पर विश्वास न कीजिए, मैं जो कह रहा हूं उस पर भी विश्वास न कीजिए। आप उसको गूगल बाबा पर डालिए, आपको तुरंत सत्य पता चल जाएगा कि कौन सत्य कह रहा है, कौन जो है अनर्गल प्रभाव कह रहा है। ये सत्य तुरंत पता चल जाएगा। इसमें कोई जो है क्या कहते हैं मतलब किसी घटनाक्रम के बारे में अगर गलत बयानी कोई कर रहा होगा तो 2 मिनट में पता चल जाएगा गलत बयानी है कि सही बयानी। तो इस तरह जो है ये मामला आ गया। अब ये लोग जो है देंगे बंद लिफाफे में, तब ये होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात ये कि ईओडब्ल्यू ने 12 फरवरी को छापेमारी की थी। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों के कार्यालय एवं आवास को खंगाला था। नान अनाज के वितरण और खरीद की प्रभारी एजेंसी है, इसीलिए नान घोटाला कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आईएएस अधिकारियों पर घटिया किस्म के चावल, चना और नमक आदि की आपूर्ति करने का आरोप है। अब इन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो दोनों लोगों ने बताया, उन्होंने भी पैरवी की, उन्होंने कहा कि भाई ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो अब सवाल है कि पीठ ने पक्षों को निर्देश दिया कि वो जिस सबूतों पर भरोसा करना चाहते हैं उसे सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल करें। यह मामला 26 सितंबर, अगला जो 26 आने वाला है, को दोपहर 3 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है। और पीठ ने पक्षकारों को याचिकाओं की सुनवाई होगी बनाए जाने पर, माने पक्षकारों माने जो जो लोग चाहते हैं कि याचिका की सुनवाई हो, उनको लिखित जो है वो क्या कहते हैं दलीलें दाखिल करने का आदेश दिया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संवैधानिक पदों पर अधिकारियों की मिलीभगत से उच्च पदस्थ अधिकारी अपने पदों का फायदा उठा रहे हैं। अब आप समझिए कि कितना बड़ा आरोप लगाया। लेकिन 142 अनुच्छेद भाई साहब वो है जिसमें कोई प्रावधान कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने मन से कानून या नया दिशा निर्देश जारी कर सकता है और ये कह सकता है कि जब तक ये सब नहीं होता तब तक इसके आधार पर आप कार्रवाई, मतलब कानून नहीं है, प्रावधान नहीं है। अब आप सोचिए कि अयोध्या की जमीन नजूल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके जो है एक जमीन जो है जो असली जमीन थी उसको दे दिया हिंदू पक्ष को, और अयोध्या की पेरीफेरी से बाहर जो है वो क्या कहते हैं 5 एकड़ जमीन जो है मुस्लिम पक्ष को दे दिया 142 में। अभी आपका क्या कहते हैं राजीव गांधी के हत्यारों को जो है वो जस्टिस खानविलकर ने 142 का प्रयोग करके छोड़ा, कहा कि मैं और सब बातों में नहीं जाना चाहता। अभी 142 के तहत जो है चूंकि इन्होंने बहुत सजा काट ली है और सरकारों का रुख स्पष्ट नहीं, इसलिए इसको जमानत दी जाती है। तो 142 धारा ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये हाथ मजबूत होता है, ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा
इसका ऐसा उपयोग करती है जो सवालों के घेरे में आ जाता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजों के खिलाफ, जिनके खिलाफ तमाम आरोप लगते हैं, तो होता है साहब इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो, तब जाकर के इनके खिलाफ कोई काम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट 142 का उपयोग करके ये दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी करती कि जब तक इस पे तत्संबंधी कानून या प्रावधान नहीं बनेगा, तब तक इस 142 के तहत जिन जजों के खिलाफ आरोप लगेगा उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई होगी, उनसे इस तरह काम ले लिया जाएगा, उनको इस तरह जो है कटघरे में खड़ा जाएगा। नतीजा आप ये देखिए, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। एक निर्मल कौर जज थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की, और एक निर्मल यादव थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज। एक जो है वो रुपए का लिफाफा जो है निर्मल कौर के यहां पहुंच गया, जो निर्मल यादव के नाम का था। अब हंगामा हुआ, बात खुल गई। आपको क्या कहते हैं, निर्मल यादव के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कर दिया, एफआईआर हो गई। फिर भी निर्मल यादव को ट्रांसफर हो गया पटना हाई कोर्ट में इधर उधर। उसके बाद जब निर्मल यादव रिटायर हुई, तब जाके वो कार्रवाई जो की अनुमति दी गई उनके खिलाफ, तब तक वो जज बनी रही और निर्णय करती रही। तो 142 का उपयोग वहां क्यों नहीं करते माननीय मिलाड? जुडिशियल फैमिली। नहीं, आप अगर 142 का उपयोग करते हैं जिसमें है कि अगर ये प्रावधान नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये इन सब मामलों में क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में जस्टिस श्री नारायण शुक्ला गोगोई साहब लिखते रह गए, कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। श्री नारायण शुक्ला से सारा काम ले लिया गया था। इसके बाद भी लगभग 2 साल तक वो, या 2 साल से अधिक समय तक वो जज बने रहे, सारी सुविधा लेते रहे बिना काम के। रोज कोर्ट आते थे, दस्तखत करते थे, अपने चैम्बर में बैठते थे, चले जाते। तुमको कोई काम लिया ही नहीं गया था, सारा काम ले लिया गया था वापस। लेकिन उनको हटाया नहीं गया था, इसलिए कोई प्रावधान ही नहीं है कि भाई इम्पीचमेंट हो। इम्पीचमेंट हुआ नहीं। इम्पीचमेंट में भी राजनीतिक कारण आ जाते हैं। कांग्रेस ने इम्पीचमेंट की बात की तो भाजपा बचाने आ जाती है, भाजपा कभी करती है तो कांग्रेस बचाने आ जाती है, दूसरे लोग बचाने आ जाते हैं। इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो नहीं पाती। तो सवाल है कि 142 का प्रयोग यहां क्यों नहीं होता? तो अब 142 में कहा, लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने या जस्टिस ललित ने, अभी पहले के राष्ट्रवादी आपके जो चीफ जस्टिस होते तो हो सकता है मान लेते 142 का मामला, क्योंकि तब तो खाता ना भाई जो तुषार मेहता कहें सही। लेकिन उन्होंने जो है वो, अच्छा, सीनियर एडवोकेट जो है वो द्विवेदी, संभवतः राकेश द्विवेदी, मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उक्त घोटाला छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के शासन के दौरान हुआ था। मेहता ने कहा कि यह सामने आया कि छत्तीसगढ़ सरकार के सीनियर अधिकारी याचिकाकर्ताओं के मामले को कमजोर करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं और अभियुक्तों को न केवल गवाहों को ईडी के समक्ष अपने बयान वापस लेने के लिए प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि एसआईटी ने भी कार्रवाई रोकने के लिए कई प्रयास किए। अब सवाल इस बात है, जांच में पता चला कि आरोपी संवैधानिक पदाधिकारियों, मतलब वो हाई कोर्ट के जज की ओर उनका निर्देश है। तो सवाल इस बात का है कि जब घोटाला आपके समय का है, जांच आप कर रहे थे और कांग्रेस इस मामले को उठा रही थी, तो अगर कांग्रेस के समय में दूसरे जांच अधिकारी हैं और वो जांच की दिशा कहीं और जा रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है बेईमानी है? आप जिनको पकड़ रहे थे वही ईमानदारी थी, क्योंकि तब तो आप तमाम मंत्रियों को बचा रहे थे, तमाम संतरियों को बचा रहे थे। तो ये आरोप भी आपके ऊपर लग रहा था कि आप जो मंत्रियों का नाम आ रहा है उनको बचा रहे हैं, संतरियों का बचा रहे हैं। हाँ, इस जांच में अभी तक किसी मंत्री उंत्री के तक गले पर तक मामला नहीं पहुंचा। अब मामला जब सर राजनीतिक हो जाता है ना, तो सब तमाम चीजें जो है फिर वो गौड़ हो जाती हैं। आपके मंच पर भाषण देना कुछ और होता है और नीचे कुछ और होता है। जी सर, हमको दिलचस्पी 2-3 बात है मेरे जहन में जी जी कि क्या ईडी ने सुमो जी मोटो ये केस अपने पास लेने की वकालत की? नंबर 1। जी नंबर 2, इतना हौसला कहां से आता है कि हाई कोर्ट के जज के ऊपर भी या तो कोई पुख्ता प्रमाण हो, तब बात कहें तो अलग बात है। नंबर 3, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के साथ ही यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल चेंजेस के साथ भी सत्ता में कौन है जी उसका इम्पैक्ट जी पड़ता जी है। जी जी मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत की हाँ, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, आप दावा करते हैं विश्व गुरु बनने वाले हैं, सबसे बड़ी लोकशाही है, यहाँ रूल ऑफ लॉ कभी लागू होगा क्या? देखिए सर, आजादी के बाद तो रूल ऑफ लॉ था ही, संविधान था ही। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह राजनीति में क्षरण हुआ, उसी तरह जो है वो आपके क्या कहते हैं जुडिशरी में भी क्षरण हुआ।
और इमरजेंसी में जुडिशरी को का जिस तरह से जो है वो क्या कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने इस्तेमाल किया, वो बहुत ही निंदनीय था। आप समझ लीजिए आप, जी। भले उस कांग्रेस की सरकार हो और आज कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ रही है, और उसमें जिस तरह जो है बाईपास लोग किए गए, जिस तरह वो किए गए था, तो फिर सवाल है कि जिस तरह आपके पहले एमएलए हुआ करते थे तो वकील हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे तो वकील, बौद्धिक पढ़े लिखे लोग होते थे, अब तो वो बेचारे चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और हम्म। राज्यसभा का भी जहां मामला है, जहां ये लोग जा सकते हैं, जहां गंभीर बहस हो सकती है, वहां भी राजनीतिक दल अपने चंपुओं को भेजते हैं, तो उद्योगपतियों को भेजते हैं। मतलब वहां पर भी लोगों को भेजने में खेल होने लगा है। तो सवाल इस बात का है कि गंभीर बहस करने वाले कौन लोग हैं, गंभीरता से बात करने वाले कौन लोग हैं, और फिर जो है वो समाज का दर्पण जो है वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। लोग जो है वो क्या कहते हैं, आपके एक्टिविस्ट लोग जो है जगह जगह करके, मैंने पार्टी से जिनकी प्रतिबद्धता है उनको बैठाया जाने लगा। उनका सोचने का एक एंगल है, वो अभी भी गाय गोबर और गोमूत्र को मानते हैं कि ये सारे बीमारियों का जो है इलाज है ना। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे लोग भर्ती होने लगते हैं, फिर ऐसे लोग मान लीजिए फिर सरकार बदली, फिर दूसरे लोग आए, तो सब उसी में प्रदूषण होने लगता है। अच्छा, फिर जो भर्ती हो गया उसको हटाने की कोई आपके पास जो है मतलब अधिकार नहीं है, जो कम से कम न्यायपालिका में इम्पीचमेंट ऐसा साधारण चीज नहीं है जो हर बार में आए। आपकी इतनी बार सरकार हुई, इतनी मेजॉरिटी की सरकार हुई, फिर भी आप जो है इसमें सुधार नहीं करते कि इनको आखिर अब जो नई परिस्थितियों में नया जो है वो प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारने के लिए क्या किया जाए। सवाल है कि रूल ऑफ लॉ का तो धीरे धीरे लगातार क्षरण हो रहा है ना। अब इसमें भी कोई जो है वो इसको जो है लेटर एंड स्पिरिट में लागू करता है, कोई न्यायाधीश जो है इसको एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से लागू करता है, और कुछ लोगों के बारे में तो है ही नहीं है कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर और संविधान को चाहे हम जज हैं, हम जो भी चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं, हम अपने विवेकाधीन उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम 142 का जो अनुच्छेद का जो है उल्लेख करके जहां जीज का मामला है वहां बजाय इसको कि बड़ी पीठ को भेजें, हम उसको निर्णय कर सकते हैं। हम ये निर्णय कर सकते हैं कि जब वो डिसाइड होगा कि मनी बिल के रूप में ये कानून पास हुआ था, तब देखा जाएगा, जो आदेश होगा वो लागू होगा। फिलहाल हमारा जो है ये आदेश है। तो आप ये बताइए, खुद ही जब जो है माननीय वहां बैठ करके, और आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आदर्श स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर ने और संविधान सभा ने ये स्थिति किया था कि संविधान सर्वोपरि है। देश इतने दिनों तक गुलाम रहा, तो अब जब आजाद हुआ तो आदर्श स्थिति में हम चलने की कोशिश करेंगे, आदर्श स्थिति में चलेंगे। लेकिन सवाल है कि जब भी सत्ता के मन के मनोनुकूल काम नहीं होता तो आदर्श स्थिति की धज्जियां उड़ जाती, फिर आदर्श स्थिति का मामला नहीं रहता, फिर वो प्रतिबद्धता का मामला आ जाता है कि ऐसे जज रहना चाहिए जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होंगे तो उनके फैसलों में विचारधारा की प्रतिध्वनि निकलेगी। ये है मामला सर। तो ये मामले की अब अगली सुनवाई के भी छत्तीसगढ़ का 36,000 करोड़ घोटाला, अगली जी, सुनवाई कब है? अगली सुनवाई 26 तारीख को है, 26 सितंबर को, जब बंद लिफाफे में मिलेगा। तो 26 को शाम में हम लोग मिलेंगे। हाँ सर, 26 शाम को अगर कोई डेवलपमेंट होता है, वरना 27 को देखा जाएगा ना। अभी तो बंद लिफाफा मिलता है तो जज साहब कहते हैं कि इसको पढ़ने का टाइम चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बंद लिफाफे को हम देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इसको सार्वजनिक किया जा सकता है कि नहीं। वो तो अभी खाली बंद चुपके से लिफाफे, अकेले 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 भी देख के हाँ, तो कहीं। अभी अब चूंकि तभी अभी दोनों पार्टी का बंद लिफाफा है, तो दोनों को एक दूसरे को हो सकता है एक्सचेंज भी हो, कि वो उनको दें, कहेंगे भाई इसको आप घोषित मत कीजिए, आप देख लीजिए, जो जवाब देना हो दीजिए, और वो उनको दें कि आपको जो जवाब देना हो दीजिए। ये बंद सवाल यहाँ पर लिफाफा ये है। जो जस्टिस है, बंद लिफाफा जस्टिस जो है, वो हमें नहीं लग रहा है कि कोई ये पब्लिक डोमेन और भारत गणराज्य में हो रहा है, लग रहा है घर का आपसी मामला है। यही नहीं सर, यहाँ एक विरोधाभास है। जैसे आपके और मामलों में, जैसे राफेल के मामले में बंद लिफाफा आया, तो उसमें जवाबी बंद लिफाफा नहीं आया। हम्म। उसमें केवल एक पक्ष का बंद लिफाफा आया जो जज साहब ने खोला, और उसमें पता नहीं क्या लिखा था। जज साहब ने कहा हाँ, अरे इट इज टू सीरियस, बंद कर दिया। अब यहाँ तो पता है जवाबी उसमें लिफाफा आ उसमें रहा है। कोई उसमें कुछ फोटो ज, वोटो भी कहीं रखा गया हो, अब कोई हो ठीक। सकता कुछ भी रखा गया हो, आपको बता रहे उसमें हो सकता है कि उन मामलों का उल्लेख हो जहां जो है वो आईबी की रिपोर्ट में जो है हो कि भाई साहब जो है इतने बड़े कारनामे कर चुके हैं। हम्म। यहाँ तो चूंकि सरकार इस समय वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है,
तो वो बंद लिफाफे में जो तथ्यात्मक चीजें होंगी वो देगी। और केंद्र में सरकार जो है आर के मोदी जी की है, तो वो जो उनको बंद लिफाफे में होगा कि भाई जज साहब का हो सकता है पेगासस से जो है उन्होंने जासूसी की हो, तो उसका कोई स्क्रिप्ट वगैरह हो, ये वो देंगे। अब ये तो जो है चीफ जस्टिस निर्णय करेंगे कि क्या होगा। हो सकता है कि वो जो है वो जो चीफ जस्टिस के साथ जो लोग नहीं, शामिल हो सकता है सवाल उनका भी बंद बंद लिफाफे में उल्लेख हो। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल और मोरल क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान है, नंबर एक। नंबर जी दो, जजेस भी जो है ना टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी लेते हैं, और भारत जी। सरकार चाहे कोई भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से लेते हैं सैलरी। तो ये इनका घरेलू मामला तो है नहीं कि ये लिफाफा देख के जस्टिस कर ले। पब्लिक को जानना चाहिए क्या हुआ, 36,000 करोड़ या राफेल घोटाला, वो तो जनता के पैसा का मामला है ना। सर यही नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। सब जनता के पैसे का मामला, जो जनता की सरकार है, ये लोक प्रतिनिधियों की सरकार है कि आपने राजा चुना है कि महाराजाधिराज जो है वो क्या कहते हैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अरे वो लोक प्रतिनिधि हैं। अभी कल 24 का चुनाव होगा तो फिर बनारस में जाएंगे लोगों से वोट मांगने। हारने की भी गुंजाइश हमेशा, जब जब आप वोट मांगते हैं तो कभी कोई जरूरी नहीं कि आप जीते ही। राहुल गांधी चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। तो कहने का मतलब हार और जीत लोकतंत्र में, लोकशाही में चलती रहती है। और आप चलता जनता रहता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के प्रतिनिधियों की सरकार है। और जब सरकार में बैठते ही ऑफिशियल सेक्रेटरी, जनता से छिपाओ, उनको मत दिखाओ। आप अपनी जो है दुरावस्था और आप अपनी जो है कि कुशासन को आप जो है ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट और बंद लिफाफे की जो है वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में कितना छिपाएंगे। आप ये सोचिए कि आखिर नान घोटाला के बाद भूपेश सरकार आ गई तो उसके सामने सारा डॉक्यूमेंट खुल गया होगा ना। अभी अगर हम्म केंद्र सरकार हट जाए, दूसरी सरकार आएगी तो उसके सामने सारा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा ना। अभी आपने हम्म देखा ना कि जिस सुभाष चंद्र बोस की जो है वो कागजों को जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। और वो डिक्लेयर इसलिए नहीं किया जा रहा था कि सुभाष चंद्र बोस वार क्रिमिनल घोषित थे। क्योंकि भले हम्म वो देश की आजादी के लिए हमारे लड़ते हो, हमारे नायक हो, लेकिन वो लड़ाई में हिटलर के साथ थे। तो हिटलर के साथ होने के नाते मित्र देशों ने उनको वार क्रिमिनल घोषित कर दिया था। इसके बाद हम्म आपकी सरकार आई तो आपने उस सबको उजागर कर दिया। और उजागर हम्म भी आपने इस पोस्चर के साथ किया कि जवाहरलाल नेहरू को मरणोपरांत फांसी लगा दी जाएगी। उन्होंने इतना हम्म सब गड़बड़ किया है। और जब आपने जारी कर दिया तो पता लगा खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। क्योंकि उसके पहले इसलिए नहीं जारी हो रहा था कि वो वार क्रिमिनल थे। हाँ, वो और वार सम्मान का क्रिमिनल मामला के था लिए, कि ठीक है, हाँ, हाँ और वार उसे। क्रिमिनल के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं। हम्म हमें याद है, हम लड़कपन से हमेशा पढ़ाकू थे, तमाम चीजों को पढ़ते थे कि हिटलर के मारे जाने के बाद वहां जो है आपका पश्चिम पूर्वी जर्मनी आजाद होने के बाद तक जो हिटलर के साथ के लोग पूरी दुनिया में जाके इधर उधर छिपे हुए थे, उनको मित्र देशों के जो है वो आपके गोपनीय, आपके सीआईए से लेके तमाम केजीबी तक लोगों ने ढूंढ ढूंढ के बरामद किया और उनको फांसी की सजा दी गई। क्योंकि वो वार हम्म क्रिमिनल थे, उनके बचाने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस भी वार क्रिमिनल थे। अगर सुभाष बाबू आ जाते, हम अपने सेंटीमेंट से कहते कि नहीं साहब सुभाष बाबू, लेकिन वो वार क्रिमिनल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुसार वो जो है केजीबी के भी दोषी थे और वो सीआईए के भी दोषी थे, वो मोसाद के भी दोषी थे और वो ब्रिटेन की एमआई के भी दोषी थे, आप बता, है ना। तो इसलिए हम्म। कहने का कुल तात्पर्य हमारा ये है कि ये था, लेकिन हुआ ना, आखिर वो कागज सामने आया कि नहीं आया। हम्म आज की आपकी सरकार चली जाएगी तो कल जो है वो जो राफेल का कागज है वो सामने दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये दूसरी बात है कि उस समय की सरकार तत्कालीन सुभाष चंद्र बोस की तरह उसको ऑन कर देगी, माने पब्लिक कर देगी, या वो भी जो है वो गोपनीयता के आंचल में उसको दबा करके बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि इसको हम ओपन करेंगे तो ये जो हम करने जा रहे हैं इसको भी ओपन करना पड़ेगा। यहाँ तो ये मामला है ना कि तुम नहीं, हमारी इसी चोरी बहाने उजागर कम से करोगे कम तो हम कुछ, तुम्हारी चोरी उजागर करेंगे। नहीं, कुछ कुछ ओपन ओपन हो। अब कांग्रेस के पास इतनी बेइज्जती हो चुकी है और इतना विंडिक्टिवनेस रहा है कि अब क्या खोने के लिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात सवाल पूछ रहा हूं कि बोफोर्स जो है वो 62 या 65 करोड़ का घोटाला था 65 ना। करोड़ 65 करोड़। और ये कितने का घोटाला है राफेल? राफेल तो कितना, 16,000 करोड़ कितना है। मतलब लाखों में करोड़ों में घोटाले है ना। हाँ। तो आप वो 65 करोड़ के घोटाले में आपकी सरकार दो दो बार बदली।
एक बार अटल बिहारी की सरकार चल गई आई, इसके बाद आपकी इतने दिनों से सरकार है। बोफोर्स घोटाला, बोफोर्स घोटाला, आखिर बोफोर्स घोटाला में क्या हुआ, इस पर श्वेत पत्र जारी कीजिए ना कि बोफोर्स घोटाला क्या हुआ, कैसे हुआ। और जो वो सबसे नहीं करेंगे। आश्चर्यजनक बात है वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बोफोर्स घोटाले में क्वात्रोची के नाम के साथ, विन चड्ढा के नाम के साथ, आपके जो है वो इंग्लैंड में बसे हुए जो है वो क्या कहते हैं, उनका भी नाम आ रहा था। 4 भाई हैं जो, देखिए नाम स्लिप कर गया हमारे दिमाग, अच्छा। उनका अस्पताल भी है। 4 भाई हैं, चारों भाई का नाम आया, और वो उसमें से 2 भाई अटल जी के बहुत दोस्त थे। जब अटल जी की सरकार आई तो उन लोगों को बुला करके यहाँ मुकदमा करा के उनको क्लीन चिट दे दी गई। और उस क्लीन चिट को जो है फिर जो है वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ये ठंडे ठीक है बस्ते में सर। इसे आराम से दबा दिया गया। जी। चलिए, तो 26 या 27 को छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ रुपए पर नजर हमारी रहेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट में होता है आपको जरूर बताएंगे। तब तक नहीं, मजे की बात, इसमें क्रक्स ऑफ द पॉइंट ये जरूर कहिए कि घोटाला रमन सरकार का, हम्म और जब सरकार बदल के कांग्रेस सरकार आ गई है और वो जब जांच पड़ताल कर रही है तो उनको जो है, जिन लोगों को सो कॉल्ड इन्होंने फंसा दिया था, अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा तो इनको लग रहा है कि जो है लीपा पोती करके किसी और का गला पकड़ने की कोशिश है। जबकि हाँ। कोर्ट खुला हुआ है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब खुला हुआ है। और ये ईडी यहां तक जो है आरोप लगाने पर आ गई, साथ जज लोग मिले हुए हैं। हम्म इस पृष्ठभूमि में इसको देखा जाए कि घोटाला नहीं, आपका वही और आप वही ही तो परेशान है जांच से। एक सवाल जी। रह गया जो अगले एपिसोड में पूछेंगे कि ईडी की इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही कि जजेस के ऊपर भी हाइक बोल रही है और सुओ मोटो केस भी ले रही है। छत्तीसगढ़ का सुओ मोटो ले रही है ना। हाँ, ले रही है, जो सुबह मोटो तो लेती ही है सर, ठीक फूट है सर, पड़ती है तो कहीं भी। 26 या 27 को मिलते हैं फिर दोबारा इस मुद्दे पर। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, परत दर परत खोल देते हैं बेबाकी के साथ। पूरा वीडियो देखिए, बच्चों को भी सुनाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार।